हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित सीडीपी का ये प्रैक्टिस सेट 8वां है। 10 प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाने के बाद हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। आप इसको लिंक के द्वारा या फिर बार कोड स्कैन करके चाहे तो फिर आप परीक्षा रेस को डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है कि जब एक ही कक्षा के या फिर एक ही समूह के बालक आपस में जब स्टडी करते हैं उसे कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग। यानी कि फिर साथियों द्वारा आपस में ही जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे कहते हैं पीयर ट्यूटरिंग। और उस तकनीक का भाग नहीं है तो इसमें देखिए, व्याख्यान देना, ये पुनर्बलन, मॉडलिंग या फिर व्याख्या करना। इसका उत्तर होगा व्याख्यान देना। अब व्याख्यान देना और व्याख्या करना दोनों में क्या अंतर होता है कि व्याख्यान देना का मतलब होता है कि लेक्चर देना। व्याख्यान का अर्थ होता है लेक्चर। लेक्चर में क्या होता है कि टीचर आके किसी भी टॉपिक पर लेक्चर देकर या फिर बोलकर चला जाता है। उसमें डायरेक्ट जो है बच्चों का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। बच्चे शांति से बैठे रहते हैं, बस सुनते हैं और टीचर बोल के चला जाता है। जबकि व्याख्या करना क्या होता है, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना, यानी उसका विस्तार में बताना। तो व्याख्या करना अलग चीज़ हो जाता है। तो इसमें कौन सा पीयर ट्यूटरिंग का भाग नहीं है, वो होगा व्याख्यान देना। अगला प्रश्न, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचान किया जा सकता है अगर आप उनसे मौखिक रूप से कुछ पूछते हैं तो उनका जवाब देने का तरीका, या फिर वो हड़बड़ाहट में होते हैं या फिर धैर्य से जवाब देते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप पता कर सकते हैं। या फिर उनके भाषा के बोलने में जो धारा प्रवाह है, या फिर वो तेज़ी से बोल पा रहे हैं या नहीं, या फिर लचीले भाषा का मतलब जो प्रयोग करना, उनकी जांच करना, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता, यानी कि उसके अंदर जो भाषा का कौशल है वो सही से उसका प्रदर्शन कर पा रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें आप मौखिक परीक्षा के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम बताया था बीने ने, और बुद्धि लब्धि का जो वर्तमान सूत्र है उसे दिया था टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो अगर आप देखें कि बुद्धि लब्धि, अगर उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो अगर आप गुणे में 100 करेंगे तो आप देखेंगे इसका उत्तर आ जाएगा 120। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम है। यानी कि कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि लगभग उनकी उम्र होगी 8 से 9 वर्ष। अगर कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं तो उनके शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है। क्या व्याख्यान देकर, क्या उन्हें लेक्चर देकर कोई भी चीज़ सिखाया जा सकता है कि वो कक्षा में बैठे हैं चुपचाप और टीचर आके भाषण दे रहा है, किसी भी टॉपिक पर बोल के चला जा रहा है, बच्चे ऐसे सीखेंगे। ये नहीं हो सकता। सृजनात्मक क्रियाकलाप, ये इसका सही उत्तर होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, यानी कि अगर वो 8 से 10 साल जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की, इसमें बच्चे सृजनात्मक होते हैं। यानी कि वो कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं, जैसे कागज़ का जहाज बनाना, कागज़ की नाव बनाना, लकड़ी के खिलौने बनाना, प्लास्टिक लेकर उसका कुछ बनाना। तो मतलब वो खुद से कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। उनके अंदर सृजनात्मकता की भावना होती है, वो कुछ नया क्रिएटिव करने का प्रयास करते हैं। तो अगर उसके माध्यम से उन्हें कुछ चीज़ सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है तो वो उसे अच्छे से समझते हैं और उसमें उनकी रुचि बनी रहती है। तो उसका सही उत्तर होगा सृजनात्मक क्रियाकलाप। अगला प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। यानी कि जो निःशक्त बालक हैं, यानी कि जो विशिष्ट बालकों में जो सीखने में अक्षम बालक हैं, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान कैसे किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है। एक ही कक्ष में एक साथ बैठाकर उन्हें शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या होगा, सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, कोई पिछड़ा बालक हो या फिर दिव्यांग बालक जो होते हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक अच्छे समाज का, एक अच्छे एनवायरनमेंट का निर्माण होता है और उसमें उनकी सीखने की रुचि बनी रहती है। इसलिए समावेशी शिक्षा का विस्तार हो रहा है। तो इसका उत्तर होगा समावेशी शिक्षा द्वारा।
अगला प्रश्न, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। संवेगी गत्यात्मक अवस्था जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था की पहली अवस्था है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी संवेदनाओं द्वारा अपने भाव को प्रकट करते हैं या फिर वातावरण का अन्वेषण करते हैं। तो जो अन्वेषण करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं, तो इसका उत्तर होगा संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा। संवेगों द्वारा मतलब कि अगर कोई भी चीज़ उन्हें चाहिए, अगर बच्चे जैसे छोटा बच्चा है उसे भूख लगी है तो वो रोता है, उसे पता है कि रोने के बाद उसे दूध मिल जाएगा, इसलिए वो संवेगों द्वारा यानी कि रोकर अपने भाव प्रकट करता है। गत्यात्मक क्रिया का मतलब होता है अगर उसे कुछ चाहिए तो हाथ पटकेगा, पैर पटकेगा, तो ये सब शारीरिक क्रिया करता है। तो इन दोनों के माध्यम से वो अपने जो है वातावरण से अन्वेषण करता है यानी कि सीखता है और अपने भाव को प्रकट करता है। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? यानी कि विकास की कौन सी अवस्था है जिसे गैंग एज कहा जाता है? गैंग एज होता है कि बहुत सारे बालक जो है एक साथ रहना पसंद करते हैं, तो वो अवस्था होती है बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो समूह में रहना पसंद करते हैं, एक साथ खाना, एक साथ टहलने जाना, एक साथ कोई भी कार्य करना होता है तो वो एक साथ करना चाहते हैं। चाहे बगल वाले अंकल हैं उनको चिढ़ाना भी होगा तो वो सभी एक साथ जाएंगे, उनको चिढ़ाकर भाग जाएंगे। तो ये सब एक गैंग एज होता है, मतलब जो बाल्यावस्था होती है वो गैंग एज होती है, उसे ही गैंग एज कहा जाता है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? यानी कि यूनेस्को ने एक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट दिया था 21वीं सदी के लिए, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द ट्रेजर विद इन यूनेस्को की 21वीं सदी की शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। अगला प्रश्न, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? यानी इसमें से कौन सा उपागम है जिसके केंद्रबिंदु में बालक रहता है, बालक को ध्यान में रखकर ही उसकी शिक्षण कार्य किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा रचनात्मक उपागम। रचनात्मक उपागम यानी क्रिएटिव उपागम जो होता है, उसमें बच्चे क्या होता है कोई भी चीज़ करके सीखते हैं। बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसे बता दिया जाता है कि आप किस चीज़ को ऐसे कैसे करके सीख सकते हैं। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा, बाकी बच्चे जो है स्वयं उस कार्य को कर कर सक्रिय रूप से चीज़ को सीखते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम प्रभावित होता है यानी लर्निंग जो होता है वो किस चीज़ से इफेक्ट होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से। सामाजिक अंतःक्रिया से होता है क्योंकि बालक जो समाज में रहता है कई प्रकार के लोगों के साथ उसकी अंतःक्रिया होती है, कई लोगों के मतलब कई तरीके के लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, जिससे वह उसे कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसे कुछ सिखा रहा है तो निर्भर करता है कि उसका उस बच्चे के साथ संबंध कैसा है। अगर संबंध अच्छा है तब तो बालक उसके सिखाने पर रुचि लेगा, अन्यथा नहीं। दूसरों से संप्रेषण। दूसरों से संप्रेषण का तात्पर्य है, संप्रेषण का अर्थ होता है कि दूसरों से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करना, या चाहे वो लिख कर हो, चाहे बोल कर हो, चाहे हाव भाव द्वारा हो, वो संप्रेषण होता है। दूसरों से संप्रेषण करके भी वो कुछ न कुछ सीखता है, तो अधिगम इन तीनों से प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? यानी इसमें से कौन सी बैठक व्यवस्था है जो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए आदर्श होती है बैठक व्यवस्था? गोलाकार बैठक व्यवस्था। गोलाकार बैठक व्यवस्था भी हो सकती है, अर्ध गोलाकार अगर होगी तो ज़्यादा बेहतर होगी। यू आकार की बैठक व्यवस्था ये सबसे सर्वोच्चतम बैठक व्यवस्था मानी जाती है कि शिक्षक होता है और बच्चे यू आकार में बैठे रहते हैं, शिक्षक का सभी के ऊपर पूरा ध्यान होता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD के साथ जन्म लेते हैं? तो भाषा से संबंधित है नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे LED के साथ जन्म लेते हैं, यानी कि उनमें भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। जिस भाषा जन्मजात नहीं होती है बल्कि यह वातावरण द्वारा अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? इसमें से कौन सा है जो प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? रोरसांग का स्याही धब्बा परीक्षण, ड्रायमैन ये भी है, TAT यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मॉर्गन एवं मुर्रे द्वारा ये भी है। लेकिन ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर है
ये प्रक्षेपण से संबंधित नहीं है। इसमें बल्कि बताया गया है कि 16 ऐसे पर्सनालिटी फैक्टर होते हैं जो सभी व्यक्तियों के अंदर होते हैं और उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न, संप्रेषण कौशल में निहित होता है, यानी कि जो संप्रेषण होता है यानी कम्युनिकेशन होता है उसमें निहित होता है। अब संप्रेषण में होता क्या है, अपने व्यक्ति अपने भाव या विचार को चाहे तो बोलकर या फिर लिखकर या फिर हाव भाव द्वारा अपनी जो अभिव्यक्ति करता है उसे संप्रेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बोलकर भी होता है, लिखकर भी होता है और शारीरिक भाषा, यानी कि अभी आप गुस्से में किसी को आंख दिखा दें तो समझ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, तो ये सभी संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मानव वृद्धि और विकास प्रभावित होता है, यानी कि जो मानव की वृद्धि होती है यानी उसकी जो शारीरिक आकार या ढांचा होता है उसकी वृद्धि और उसका विकास, मतलब शरीर के साथ साथ उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक सभी विकास जो होता है वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के माता पिता अगर जैसे होनहार हैं, प्रतिभाशाली है, तो उसके बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं, होनहार होते हैं। वातावरण का प्रभाव बच्चे पर बहुत ही पड़ता है। जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसी प्रकार का वो भी हो जाता है। अगर वो अच्छे लोगों की संगति में रहता है तो वो भी अच्छी चीज़ सीखता है, अगर बुरे लोगों की संगति में रहता है तो बुरी चीज़ें सीखता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के, उनके लिए मुख्य शिक्षण तकनीक कौन सी होगी। सहयोगात्मक अधिगम क्या एक दूसरे का सहयोग करके वो चीज़ों को सीख सकते हैं, या हो सकता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए सहयोगात्मक अधिगम की बहुत ही आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा में इस पर बहुत ही बल दिया गया है। साथ ही समूह शिक्षण मतलब होता है कि जो अपने साथ के समूह मतलब बच्चे होते हैं वो पीयर ट्यूटरिंग करें। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब होता है कि साथ ही समूह शिक्षण। तो उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का परिणाम है, यानी कि मोटिवेशन का रिजल्ट क्या होता है। मोटिवेशन किसका परिणाम हो सकता है। अप्रेरणा में बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, बिल्कुल अप्रेरणा में बच्चे लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करते हैं। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा को टारगेट करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मोटिवेटेड हैं कि आप उस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, या आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, आपका टारगेट है कि उस परीक्षा में आप कितने अधिक से अधिक नंबर लाएं, वो आपका टारगेट है। आप उसी के अंतर्गत व्यवहार करेंगे। आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि हम अधिक से अधिक चीज़ें, उससे जुड़ी हुई चीज़ें कहाँ से कवर कर लें, कितना ज़्यादा पढ़ लें, तो आप उसके लिए अब प्रेरित हैं, इसलिए आप उसके लक्ष्य केंद्रित व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न, समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, मतलब कि जो बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए। एक समावेशित विद्यालय में, एक ऐसा विद्यालय जिसमें प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक और मंद बुद्धि के बालक, सभी प्रकार के बालक होते हैं और वो उसमें कुछ दिव्यांग भी होते हैं। तो उनकी जो मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या वो लचीली होनी चाहिए। बिल्कुल लचीली होनी चाहिए, क्योंकि लचीली होने का मतलब है वो सभी बच्चे को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए भी होनी चाहिए, कुछ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए, यानी जो प्रश्नों का स्तर होगा वो कुछ कठिन होगा, कुछ सामान्य होगा, कुछ सरल होगा, ताकि उससे सभी बच्चे उसके अंतर्गत आ जाएं और वो सबके लिए उपयोगी हो जाए। निरंतर होनी चाहिए। मूल्यांकन निरंतर होने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे के अंदर अगर कोई कठिनाई है तो उसका पता लगाया जा सकता है और उसके साथ उसके सुधार के लिए उपचारात्मक कार्य भी किया जा सकता है। भागीदारपूर्ण होनी चाहिए, कि मतलब उसमें एक दूसरे से भागीदारी भी होनी चाहिए, बच्चे की भी उसमें भागीदारी रहेगी, उसकी रुचि बनी रहेगी, तो उसके अनुसार। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या को कक्षा में बांट कर निर्धारण किया जाना चाहिए, यानी कि जो पाठ्यचर्या होती है उसको किस किस अनुसार कक्षा में बांट कर उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। संज्ञानात्मक स्तर का होता है कि ज्ञानात्मक या फिर कोई भी ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित होता है। क्या ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भावात्मक स्तर पर, यानी कि उसकी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हो, इमोशन से हो, उसके बिहेवियर से हो, ये भी हो सकता है। मनोगत्यात्मक, यानी कि क्रियात्मक पक्ष, यानी कि बच्चा करके सीखता हो, उसकी सक्रिय भागीदारी हो, तो ये तीनों हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी।
किस विकास के 3 पक्ष जो होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक को क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है? आत्म केंद्रित का मतलब होता है कि सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि केवल वो अपने को ध्यान में रखता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चा स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है। वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि जब बच्चा लगभग 5-6 वर्ष से लेकर 8-9 वर्ष तक की एज में होता है, तो वो उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर रहता है। वो एक स्वार्थी होता है। जैसे उसके पास खिलौना है तो वो अपना खिलौना किसी दूसरे को नहीं देगा। अगर किसी बालक को अपना खिलौना दे भी रहा है, उसके बदले में वो उसका खिलौना लेना चाहेगा। तो यानी कि वो एक तरीके से सेल्फिश होता है। कोई भी कार्य कर रहा है वो अकेले में कर रहा है, खुद से ही बात करते हुए कर रहा है। तो ये सब उसके नेचर होते हैं। अगला प्रश्न, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुणों को दूसरों पर थोपते हैं? मतलब इसमें से है जिसमें व्यक्ति अपने गुण को दूसरे पर थोपता है। ये होता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है यानी दूसरे पर आरोपित करना, यानी कि उसके ऊपर थोप देना। एक तरीके जैसे कोई बच्चा है, अगर वो कोई गलती किया है तो वो अपने बचाव के लिए दूसरों के ऊपर वो गलती थोप देता है, दूसरे बच्चे पर थोप देता है कि ये कार्य मैंने नहीं, ये उस बच्चे ने किया है। तो उसे कहते हैं प्रक्षेपण, यानी कि दूसरे पर अध्यारोपित कर देना। अगला प्रश्न, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि एक शिक्षक अगर शिक्षण कार्य कर रहा है तो उस दरमियान वो बच्चे की जो उसका कक्षा में उसका व्यवहार है, बच्चे के व्यवहार है, उसके अवलोकन के लिए यानी कि उसके अध्ययन के लिए वो क्या कर सकता है? तो उसका उत्तर होगा अवलोकन। अवलोकन मतलब होता है कि उस पर नज़र रखना, उस बच्चों पर ध्यान रखना कि कौन से बच्चा पढ़ते समय किस प्रकार की गतिविधि, किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। उससे शिक्षक को सभी बच्चे के बारे में जानकारी मिल जाती है और उसके अनुसार वो व्यवहार करता है, उसके अनुसार उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। केस स्टडी क्या होता है कि किसी बच्चे के अंदर अगर कोई त्रुटि है, समस्यात्मक बच्चा है, तो उसकी समस्या का कारण जानने का प्रयास किया जाता है। उसके जन्म से लेकर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है कि बच्चा जन्म से ऐसा है, या फिर उसके माता पिता के बारे में भी जानकारी ली जाती है। यहाँ तक कि दादा दादी और नाना नानी तक की भी जानकारी ली जाती है कि कहीं इसके अंदर ये जो इसका व्यवहार है वो जेनेटिक तो नहीं है। तो उसके लिए केस स्टडी किया जाता है। साक्षात्कार होता है कि यानी इंटरव्यू, 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर जब कोई प्रश्न पूछते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी लेते हैं, वो होता है साक्षात्कार। प्रश्नावली होता है कि प्रश्नों के माध्यम से बच्चे के व्यवहार को जानना। तो इसका उत्तर होगा अवलोकन। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा विकास किस से प्रभावित होता है? यानी कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह किस किस चीज़ों से प्रभावित हो सकता है? केवल आनुवंशिकता से? नहीं। केवल पर्यावरण से? ये भी नहीं। बच्चे के किसी भी पक्ष का विकास हो उसके लिए उसका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसका उत्तर होगा सी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। आनुवंशिकता में उसका जेनेटिक फैक्टर आ जाता है, पर्यावरण में उसका जो वातावरण होता है, उसका जो समाज होता है, उसका माहौल आ जाता है। अगर उसका आनुवंशिकता अच्छा होगा, उसका पर्यावरण अच्छा होगा, तो उसका व्यक्तित्व का विकास भी अच्छा होगा, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनेगा वो। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने जैसे नैतिक विकास की 3 अवस्था बताई थी, क्या पहली थी प्रथा पूर्व चरण अवस्था, दूसरी थी प्रथागत चरण अवस्था, तीसरी थी उत्तर प्रथागत चरण अवस्था। ये 3 अवस्थाएं थी। इसमें से पहली अवस्था में था कि पुरस्कार एवं दंड की जो अवस्था होती है, पुरस्कार एवं दंड में होता है कि बच्चा कोई चीज़ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या फिर अपने दंड से बचने के लिए कोई कार्य करता है। इसमें सजा टालने के लिए, सजा का मतलब दंड ही होता है, वो दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, यानी वो हो जाता है प्रथापूर्ण अवस्था में। इस अवस्था में अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्पना अध्ययन हेतु विषय को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त होता है? यानी कि बच्चे को अगर कोई कॉन्सेप्ट बताना है, उसके लिए उसका सही क्रम क्या हो सकता है? अगर कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाना है या फिर किसी भी चीज़ की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट उसे बताना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसे मूर्त चीज़ दिखाई जाए। जैसे हमें बच्चे को हाथी के बारे में बताना है, अगर हम सबसे पहले उसे हाथी को प्रत्यक्ष रूप से दिखा दें, तो मूर्त रूप में उसे दिखा दें, उसके बाद उसका चित्र दिखाएं और उसके बाद उससे संकेत बताएं,
तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि बच्चे को किसी भी चीज़ को बताना हो तो उसके बारे में सबसे पहले मूर्त सामग्री दिखाई जाए, फिर उसका चित्र दिखाया जाए, उसके बाद उसका जो है संकेत बताया जाए। तो ये सही उत्तर होगा, मूर्त सामग्री, उसके बाद चित्र, उसके बाद संकेत। अगला प्रश्न, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या फिर जागरूकता क्या दर्शाती है? कि कोई भी व्यक्ति है स्वयं को बहुत ही ज्ञाता समझता है, उसे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, तो यह क्या दर्शाता है? तो इसे कहते हैं अधिसंज्ञान। जब कोई भी चीज़ स्वयं से जुड़ी हुई हो तो उसे अधिसंज्ञान कहते हैं। अधिसंज्ञान में व्यक्ति स्वयं को बहुत मतलब कि ज़्यादा जानकार समझता है या फिर ज़्यादा ज्ञानी समझता है, किसी चीज़ में उसे लगता है कि उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, तो ये उसका व्यक्तिगत होता है, यानी खुद के बारे में जो संज्ञान उसका होता है उसे अधिसंज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, जब सीखी जाने वाली सामग्री तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सीखी जाने वाली सामग्री कैसी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। क्या वो जटिल और व्यापक हो? नहीं, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई हो, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगर कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाई जा रही है, अगर उसे वो सामग्री उसके मौजूदा ज्ञान यानी उसे जो वर्तमान में जो ज्ञान है उससे जुड़ी हुई होगी, उसके जो वर्तमान में एक्टिविटी है उससे जुड़ी हुई होगी, तो उसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी विशेषता है जो एक सृजनात्मक, एक क्रिएटिव बालक से संबंधित नहीं हो सकती है? उच्च क्रम समस्या समाधान, ये होता है एक सृजनात्मक बालक होता है, उसके पास कोई भी समस्या हो तो उसके पास उसका कुछ न कुछ समाधान जरूर होता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है, कोई भी समस्या आप उससे पूछें तो उसका कोई न कोई समाधान वो जरूर बता देता है, वो होता है सृजनात्मक। अभिसारी सोच वाला नहीं, अभिसारी सोच नहीं होता है। सृजनात्मक जो होता है, सृजनात्मकता जो होती है वो अपसारी सोच की होती है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स होती है। वो बाहर यानी खुले दिमाग से सोचने वाला होता है, उसे बंद दिमाग से सोचता नहीं है। नवाचारी सोच ये होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, किसी भी चीज़ को जानने की उसके अंदर प्रबलता होती है, जिज्ञासा होती है। इसका उत्तर होगा कि अभिसारी सोच। सृजनात्मक विद्या का आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के जो प्रश्न थे वो पेडागॉजी से ज़्यादा संबंधित थे और बाल विकास की कुछ अवस्थाओं से भी थे। तो ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने में बोरिंग ज़रूर लगते हैं, लेकिन आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ऐसे प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि हम बस सरल सरल चीज़ें जो देखने में अच्छी हो वो तो कर लें, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों को तैयार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा में मात खा जाएंगे। तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे परीक्षा रेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।